परफॉर्मेंस बेसिस पर प्रदेश में प्रमोशन भी इन लोगों को दिया गया है, तभी तो मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे भी चेहरे शामिल किए गए हैं जो पहली बार के विधायक हैं। और निर्णय कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि अब पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है कि कुछ ऐसे भी चेहरे हैं मंत्रिमंडल में जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, जिन्हें मंत्री बनाया गया। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा वो आपने ये सवाल पूछा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक बड़ा क्लियर कट मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा था कि बीजेपी में उन लोगों को प्रमुखता दी जा रही है कि जो कांग्रेस से बीजेपी में जुड़े हैं। इस बार क्या करिए, यदि आप मंत्रिमंडल देखेंगे तो सिर्फ एक एमएलए अर्जुन मोढवाडिया जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, वो बीजेपी में आए थे लोकसभा चुनाव से पहले और पोरबंदर से एमएलए बने, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। हाँ, दूसरा नाम आप कुंवर जी बावड़िया का कह सकते हैं क्योंकि वो 2021 से पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, वो मंत्री थे और अभी उन्हें मंत्रिमंडल में यथावत रखा गया है। इसके अलावा यदि अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो कांग्रेस से आया है। यानी यहाँ पे एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की गई है कि ये जरूरी नहीं है कि आप कांग्रेस से आए तो आपको मंत्री पद मिल जाएगा, जो कि एक परसेप्शन कार्यकर्ताओं में भी बनता जा रहा था और जिसकी वजह से एक नाराजगी भी थी कि कांग्रेस से जो लोग आ रहे हैं उनको बीजेपी में बड़ी प्रमुखता से इस तरह के जो पद हैं वो ऑफर किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो बाकी तमाम जो वो लोग हैं उनको इस लिस्ट से एलिमिनेट कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से आए हुए लोग जो हैं वो एमएलए हैं, उनके एमएलए पद पे होने के बावजूद इस बार उनको किसी को भी कंसिडर नहीं किया गया है। और मैंने देखा है कि जो चर्चाएं पहले चल रही थी कि नहीं, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इनको तो लेना ही पड़ेगा या फलां व्यक्ति को तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी ने नॉर्म्स ब्रेक किए हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि कास्ट और जो रीजन की जो पॉलिटिक्स है उसके नॉर्म्स को तोड़ते हुए वो अपने, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है कि ये एक ऐसी पार्टी है, ऐसे नेता हैं जो नॉर्म्स ब्रेक करने में विश्वास रखते हैं और नॉर्म्स भी तब जब लोगों की भलाई के लिए हो। परफॉर्मेंस बेस्ड जो प्रमोशन है वो भी दी जाती है। लेकिन निर्णय, मेरा सवाल टाइमिंग को लेकर भी है। जिस वक्त ये मंत्रिमंडल विस्तार गुजरात में हुआ है, इसी दौरान अब देखिए बिहार में भी चुनाव हैं, तो उस दृष्टि से इस विस्तार को, इस बदलाव को कैसे देखा जाए और क्या ये 27 की तैयारी में अभी से बीजेपी जुट गई है? बीजेपी के लिए तो यह भी कहा जाता है हमेशा इलेक्शन मोड के लिए रेडी रहती है पार्टी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जहां तक बिहार के चुनाव हैं, मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव से कोई सीधा असर इसका हमें देखने को मिलेगा या कोई ऐसा डिसीजन लिया गया जो वहां चर्चा का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। लेकिन यदि आप फोन मैं लगाऊं जी निर्णय, अरे यार मैं तो आप हमारे सहयोगी निर्णय कपूर को सुन रहे थे जो आज मंत्रिमंडल का विस्तार गुजरात में किया गया है। उसमें कई अहम बातें हैं। पहली बात यह कि 27 मंत्रियों ने पद की शपथ ली है। मंत्रिमंडल में 27 विधायकों को शामिल किया गया है। दूसरी बड़ी बात इस फैसले की यह है कि जो 27 चेहरे हैं उनमें कई चेहरे अनुभवी हैं और कई चेहरे फर्स्ट टाइमर एमएलए के हैं। उनकी परफॉर्मेंस के बेस्ड पर उन्हें यह प्रमोशन प्रदेश में दिया गया है। तीसरी बड़ी बात यह कि हर्ष सांघवी को न सिर्फ मंत्रिमंडल में जगह दी गई है बल्कि उन्हें प्रदेश का डिप्टी सीएम भी बनाया गया है। उनके कंधों पर अब ये बड़ी जिम्मेदारी है और यहां से अगर उनके आगे के सफर की बात की जाए तो देखना रहेगा कि किस तरह से वो अपनी इस भूमिका का निर्वहन करते हैं। हालांकि गुजरात में हर्ष सांघवी की पॉपुलैरिटी बड़ी है। चौथी बड़ी बात इस मंत्रिमंडल में ये नजर आती है कि 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। रिवावा जडेजा को भी शामिल किया गया है जो 2022 में चुनाव जीतकर पहली बार गुजरात की विधायक बनी थी और उनको उनके काम और परफॉर्मेंस के बेसिस पर इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। एक और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस से आए 2 नेताओं को भी इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी गई है और यह साफ साफ संदेश देने की कोशिश की गई है एक बार फिर से। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, मंत्रिमंडल को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई थी, या आलाकमान की बात हो, अमित शाह की भी मुलाकात हुई थी कि अगर आप प्रदेश में काम अच्छा करेंगे, जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं उन जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको उस काम का इनाम, उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। निर्णय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्णय, मैं
वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन जब कल ये कयास लगाए जा रहे थे कि किस किस को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिन्हें नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, तो उस वक्त हर्ष सांघवी का नाम बार बार लिया जा रहा था और उनका नाम इस लिहाज से लिया जा रहा था कि उनको प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वो कयास सच साबित हुए हैं। हर्ष सांघवी को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब हर्ष सांघवी की अगर एक पूरी प्रोफाइल को समझा जाए तो कब उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई, किन किन जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने किया, कब वो पहली बार गुजरात के विधायक बने और किस तरह से उनका पूरा पॉलिटिकल सफर रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज हम क्लियर कर दें कि आज सुबह तक जब ये मंत्रिमंडल का विस्तरण शुरू हुआ है उससे 1 घंटे पहले तक किसी को ये नहीं पता था कि गुजरात में उप मुख्यमंत्री पद का जो गठन है इस बार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये जब ये एक मेजर सरप्राइज भी हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले यही बात आ रही थी कि हर्ष संघवी उनकी परफॉर्मेंस की वजह से मंत्रिमंडल में जरूर बने रहेंगे, उनको एलिवेट किया जा सकता है कैबिनेट रैंक पे। ये चर्चाएं लगातार चल रही थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनेंगे ये आज करीब 1 घंटा पहले ही कंफर्म हुआ है। और आपको बता दें कि अगर आप ओवरऑल कैरियर ग्राफ देखेंगे हर्ष संघवी का, जिसकी अभी आप चर्चा कर रही थी, बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं और सूरत में अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की उन्होंने आज से करीब 15 साल पहले, और बाद में बीजेपी के साथ जुड़े करीब 2011 एंड के आसपास, और 2012 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने उन्हें एमएलए का चुनाव लड़ने की जो है का मौका दिया, और वो 2012 से लगातार गुजरात के सूरत की मजूरा सीट से एमएलए पद पे हैं। और राष्ट्रीय लेवल पे जो युवा विंग है पार्टी की उसके साथ जुड़े रहे हैं। कई जो संगठनात्मक कार्य थे उसके साथ वो लगातार पहले एसोसिएटेड रहे, और 2021 में जब मंत्रिमंडल का विस्तरण हुआ तब भी पहले बात चल रही थी कि हर्ष संघवी को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, लेकिन फिर उन्हें स्थान नहीं दिया गया। लेकिन बाद में आप देखिए कि उन्हें स्थान मिला और उन्होंने किस तरह से परफॉर्म करके अपने आप को दिखाया, और आज आप देखिए कि उसी की बदौलत वो गुजरात के उप मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे हैं। इससे पहले वो गुजरात के गृह राज्य मंत्री के तौर पे काम करते रहे। युवा और खेल मामलों का इंडिपेंडेंट चार्ज था उनके पास। टूरिज्म डिपार्टमेंट के डिप्टी मिनिस्टर के तौर पे वो काम करते रहे, राज्य मंत्री के तौर पे, और लगातार उनके हर डिपार्टमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो एलिवेट होता रहा। और एक तरह से पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें, 2022 में जब ये सरकार दोबारा चुन करके आई उसकी अगर हम बात करें तो उन्हें आप देखेंगे कि एक तरह से गुजरात में इस सरकार के चेहरे के तौर पे देखा जाने लगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साथ यदि कोई एक चेहरा जिसे लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे थे इस सरकार के साथ, तो वो हर्ष संघवी का चेहरा था। और शायद यही वजह है कि एक तरह से वो सरकार के सिनोनिम के तौर पे, पर्याय के तौर पे देखे जा रहे थे। सरकार के साथ उनको हर वर्ग का और हर क्षेत्र का जो वोटर है वो रिलेट कर पा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास कोई बहुत बड़ा कास्ट बेस भी नहीं है। जैन समुदाय से आते हैं जो कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, और उसके बावजूद उन्होंने अपना खुद का एक ब्रॉड बेस तैयार किया। लगातार जो मंत्री पद पर रहते हुए भी जो पार्टी के संगठन से जुड़े हुए कार्य थे, जब तिरंगा यात्रा वगैरह निकाली गई उस वक्त उसका आयोजन करना, उसको एग्जीक्यूट करना, हर तरह से। अब आप देखिए इस वक्त एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं 2030 में जो होने वाले हैं अहमदाबाद में, उसका पूरा एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी हर्ष संघवी के पास है, क्योंकि पूरा खाका उन्होंने तैयार किया है। लगातार जो बिडिंग प्रोसेस था, जिस प्रकार से प्रेजेंटेशंस करने थे स्विट्जरलैंड में जाकर के या लंदन में जाकर के, वो उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी जो उसको निभाया। राज्य के गृह राज्य मंत्री के तौर पे भी यदि आप देखें तो
ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी मुहिम जिस प्रकार से छेड़ी गई उनकी अगुवाई में, एक बहुत ही रिमार्केबल काम हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र थे गृह राज्य मंत्री के तौर पर जो लोन शार्क्स हैं, खास तौर पे आपने देखा होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जिस प्रकार से ब्याजखोर जो हैं वो लोगों को, गरीब लोगों को जो दबाते हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान, उन्होंने राज्यव्यापी अभियान छेड़ा और उसमें काफ़ी सफलता हासिल की। एक तरह से ये देखा गया पूरे इवैल्यूएशन प्रोसेस के दौरान, अब समझ में आ रहा है कि किस मंत्री ने कैसे काम किया, क्योंकि जो मीटिंग हुई थी जब अमित शाह के घर पे, गृह मंत्री अमित शाह के घर पे, तब उसमें ये बताया गया कि 5-6 घंटे तक इस चीज पर चर्चा चली है कि हर मंत्री के स्वॉट एनालिसिस किया गया, उसके सारे जो नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, प्रोज कॉन, सबको चेक किया गया और उसके बाद जो मौजूदा एमएलएज हैं उनके क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उसको चेक किया गया और शायद उसमें ये तय किया गया कि हर्ष संघवी एक एप्रोप्रिएट कैंडिडेट हैं जो उप मुख्यमंत्री पद के तौर पे नियुक्त किए जा सकते हैं और बखूबी वो अपनी जिम्मेदारी को आगे निभाएंगे और सरकार का शायद जो परसेप्शन है वो भी इससे इंप्रूव होगा। जो बिल्कुल निर्णय। और इस वक्त जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें हैं। कार्यक्रम इस वक्त महात्मा मंदिर में लाइव चल रहा है। जो नए मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं इस वक्त शपथ ले रहे हैं। अभी कुछ देर पहले रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा ने शपथ ग्रहण की। 2022 में गुजरात विधानसभा का चुनाव वो जीती और निर्णय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्णय, हम हर्ष सांघवी की बात कर रहे थे, एक बार वापस उन्हीं पर लौटते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हर्ष सांघवी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना गुजरात के डेप्यूटी सीएम की, वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि एक इंटरनल स्टेबिलिटी के लिहाज से भी ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है ताकि पार्टी के अंदर इंटरनल स्टेबिलिटी रहे। जो पॉपुलैरिटी उनकी लोगों के बीच है वही पॉपुलैरिटी उनकी पार्टी में भी है और उस पॉपुलैरिटी का फायदा कहीं ना कहीं सरकार को स्थिर रखने में, फ्लूइड रखने में मदद मिलेगी। देखिए, यदि आप गणित की बात करेंगे ना तो गणित के हिसाब से तो बीजेपी सरकार को कोई तकलीफ है ही नहीं। 162 एमएलए हैं इसके पास, तो उस लिहाज से कभी भी इसका जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से कि सरकार का परसेप्शन जो है और खास तौर पे मंत्रियों और लोकल एमएलएस की वजह से वो काफी हद तक बिगड़ता नजर आ रहा था। लोगों में एक शायद ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि 162 सीटें आपने चुनकर दी हैं तो एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से बढ़ेंगी, तो वो एक्सपेक्टेशन जो है वो शायद मीट नहीं कर पा रहे थे जो मंत्री हैं या जो लोकल एमएलएस हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि जितना जो मंत्रिमंडल था मौजूदा 16 मंत्री जिसमें थे उसमें से 2 या 3 मंत्री प्रमुखता से कई बार नजर आते थे, जिसमें हर्ष संघवी एक तरह से हमेशा आउटशाइन करते हुए नजर आए पूरी सरकार को। ये मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। ये लगातार लोगों के बीच में भी एक परसेप्शन बनता रहा और शायद इसी वजह से उस पॉपुलैरिटी को, उस क्रेडिबिलिटी को अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच में जो एक थोड़ी सी शिथिलता आ गई थी वो कहीं ना कहीं कम हो और वापस एनर्जाइज हो कार्यकर्ता भी, क्योंकि हर्ष संघवी आज भी देखिए उनकी उम्र अभी 38 साल है और अभी भी वो पार्टी का एक बड़ा युवा चेहरा है यहाँ पे। जाहिर सी बात है जो युवा वर्ग के लोग हैं वो उनके साथ बहुत अच्छी तरह रिलेट कर सकते हैं। मैंने देखा है कि जो युवाओं की एस्पिरेशंस को वो काफ़ी अच्छी तरह एड्रेस कर पाते हैं। उनके अगर आप प्लान्स देखें वो बहुत बड़े होते हैं, जैसा कि नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है शायद उसको पूरी तरह वो अडॉप्ट करके पूरी तरह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कार्यशैली को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, इसलिए जब जमीन पर काम करते हैं, आउटशाइन करते हैं, तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, गृहमंत्री अमित शाह की बात हो, तो उन्हें जो विजन प्रदेश के लिए उनका है हर्ष सांघवी के एक्शंस में नजर आता है। अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात करूं, अमित शाह की बात करूं, इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करूं, CR पाटिल की बात करूं, तो इन सब के साथ हर्ष सांघवी के रिश्ते किस तरह के हैं, कैसी इक्वेशन है? देखिए, इस वक्त मैं ये कह सकता हूं कि गुजरात की पॉलिटिक्स में ये जो मौजूदा मंत्रिमंडल जो पीछे शपथ ले रहा है
इसमें यदि कोई एक मंत्री है जिसके सबके साथ कॉर्डियल रिलेशन है तो वो शायद हर्ष संघवी होंगे। उनका इस वक्त किसी के साथ कोई ऐसा मनमुटाव भी नहीं है, क्योंकि एक चीज जो नोटिस की गई है, मैंने ये देखा कि मुख्यमंत्री के साथ उनके काफी विवाद हैं, मनमुटाव है, ऐसी चर्चाएं लगातार पॉलिटिकल सर्किट्स में चलती रही, लेकिन हमने ये कई बार देखा कि वो मुख्यमंत्री के साथ हर चीज वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए नजर आए। और हमने कई बार ये ऑब्जर्व किया कि सीएम ऑफिस जो है वो कई बार बहुत सारे इश्यूज पर कैसे उसे प्रोजेक्ट किया जाए, इस पे हर्ष संघवी को कंसल्ट भी करता रहा है। तो परसेप्शन क्या बनाया जाता है और रियलिटी में क्या हो रहा होता है, ये काफी डिफरेंट होता है। और शायद हर्ष संघवी की जो शैली है वो बहुत सारे हमने नोटिस किया है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको वायलेट नहीं करते हैं। कभी भी उन्होंने इस पूरे प्रोसेस के दौरान, जबकि उनको सरकार के चेहरे के तौर पे देखा जा रहा था, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के रास्ते में वो आए हों या फिर उनको ओवरशैडो करने की कोशिश की हो या उनके आदेशों का पालन जो है वो नहीं किया हो, ऐसा कहीं देखने पे नहीं आया। और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं वो भी उन्हें पसंद करते हैं कि वो इस मामले में, जैसे कहा जाता है कि बहुत सिंसियर कार्यकर्ता हैं, ओबीडियंट हैं। सीआर पाटिल के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, दोनों सूरत से आते हैं और उनका एक लंबे समय से साथ में काम करते रहे। तो कुल मिलाकर के शायद ये एक बहुत बड़ा टेक अवे होगा इस कैबिनेट एक्सपेंशन का, ज्योत्सना। बिल्कुल।